जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं सारे लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स, जैसे कि प्लानिंग कमीशन के बारे में, नीति आयोग के बारे में, और हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। तो छोटे छोटे 2-3 टॉपिक हैं, यहाँ से आपके कंपटीशन में सवाल पूछे जाते हैं, तो स्टे ट्यून। हम लोग इस वीडियो में इन सारी चीज़ों को देखने वाले हैं, धैर्यपूर्वक आराम से पढ़ेंगे। हाँ, कुछ चीज़ों को बता दूं कि कहीं भी अगर फॉन्ट साइज छोटा लगे तो उसे वहाँ पे जूम कर लीजिएगा, तो वहाँ पे आपको क्लियर होगा। ऐसे आप लोग को क्लियर ही दिखने वाला है सब चीज़। और साथ में इस वीडियो को पॉज कर करके जो भी स्लाइड से उसे पूरा पढ़िए, ठीक है। आई होप जितने भी क्वेश्चन का आंसर मैं इसी वीडियो में आप लोग को दे दूं, और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं कभी भी हमसे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आज हम लोग जय हिंद, पहले तो सारे लोगों को जय हिंद है, भारत माता की जय। भारत से एकदम प्यार करना है सभी लोगों को। आज हम लोग पढ़ने वाले प्लानिंग कमीशन के बारे में, फिर जो कि अब बदल गया है नीति आयोग को, और साथ में अलग से एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में भी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखना शुरू करिए। तो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, आप लोगों ने सुना हुआ है प्लानिंग कमीशन का नाम। भाई प्लानिंग कमीशन का काम क्या है, ये हम लोग अभी इसी वीडियो में पढ़ेंगे, तो अलग से कुछ नहीं। शुरू करते हैं। प्लानिंग कमीशन क्या है भाई? प्लानिंग कमीशन एक इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो 5 ईयर प्लान्स को फॉर्मुलेट करने की जिम्मेदारी इनको है। तो मैंने कहा ना 5 ईयर प्लानिंग, जो आप पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि यूएसएसआर से हमने 5 ईयर प्लानिंग के बारे में सीखा था कि गवर्नमेंट अपना ग्रोथ कैसे करेगी, कंट्री का ग्रोथ कैसे करेगी, गवर्नमेंट अपना नहीं कंट्री का ग्रोथ कैसे करेगी, तो उसके लिए वो 5 वर्षीय योजना लाती है। तो वो यूएसएसआर से सीखी से। तो 5 ईयर प्लान का को फॉर्मुलेट कौन करता था? वो प्लानिंग कमीशन करता है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती थी। चलिए देखते हैं। इन हिज फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे स्पीच इन 2014, मोदी जब साहब ने प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व करके, यानी हटा करके, उसके जगह पे नीति आयोग ले आए। कई जगह क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग बोला जाता है। तो नीति आयोग ले आया। तो क्या है भाई? रूडिमेंटरी इकोनॉमिक प्लानिंग डिराइविंग फ्रॉम द सोवरेन अथॉरिटी ऑफ द स्टेट वाज फर्स्ट इनिशिएटेड इन इंडिया इन 1938 बाय कांग्रेस प्रेसिडेंट नेताजी सुभाष। नेताजी सुभाष के द्वारा एक इकोनॉमिक प्लानिंग करने के लिए, एक सोवरेन अथॉरिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए उन्होंने ही बात रखी सबसे पहले। फिर चंद्र बोस, अतुल तिवारी, इन लोगों का नाम आता है जो आपको लेटेस्ट डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं। परसुएटेड बाय मेघनाथ साहा टू सेट अप ए नेशनल प्लानिंग नेशनल प्लानिंग कमेटी को एस्टैब्लिश करने की बात करते हैं। इसमें जवाहरलाल नेहरू भी हैं। एम विश्वेश्वरैया, जो कि आपको याद होगा ये इंजीनियर्स डे वाले हैं, had been elected head of the planning committee। चलो एम विश्वेश्वरैया को बना दिया गया प्लानिंग कमेटी का अध्यक्ष। लेकिन मेघनाथ साहा अप्रोच्ड हिम, किनके पास? विश्वेश्वरैया साहब के पास पहुंचे और बोले एंड रिक्वेस्टेड हिम टू स्टेप डाउन, यानी आप छोड़ दीजिए इस प्लानिंग कमेटी का हेड होना। क्यों? पुटिंग फॉरवर्ड द आर्गुमेंट दैट प्लानिंग नीडेड ए रेसिप्रोसिटी बिटवीन साइंस एंड पॉलिटिक्स, यानी देखिए ऐसा बंदा चाहिए जो कि साइंस और पॉलिटिक्स दोनों को अलग रख सके और अच्छा से प्लानिंग कर सके। आप तो कहां भाई इंजीनियरिंग वाले हैं, तो उनको हटा दिया गया। एम विश्वेश्वरैया ने जनरसली एग्रीड एंड जवाहरलाल नेहरू को हेड ऑफ द नेशनल प्लानिंग कमेटी का हेड बना दिया गया, क्योंकि भाई वो तो बाहर के पढ़े हुए थे, तो हो सकता था कि वो देश को आगे ले जाते, इस कारण से उनको हेड बनाया गया। अब द सो कॉल्ड ब्रिटिश राज आल्सो फॉर्म्ड एस्टैब्लिश्ड, उन्होंने भी, ब्रिटिश राज वालों ने भी, ब्रिटिशर्स ने भी एक एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड बनाया अंडर केसी नियोगी, जो 1944 से 46 तक काम किया। देखिए ये प्लानिंग कमीशन के बनने का इतिहास है। आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस ए फॉर्मल मॉडल ऑफ प्लानिंग वाज अडॉप्टेड, ठीक है। अकॉर्डिंगली द प्लानिंग कमीशन रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी प्लानिंग कमीशन को बना दिया गया फाइनली इंडिपेंडेंस के बाद, और ये इसे 15 मार्च 1950 को लागू कर दिया गया विद प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू चेयरमैन, क्योंकि प्लानिंग कमीशन का जो हेड होता है वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर होता है। तो चूंकि एक मत, अब तो खैर हटा दिया गया प्लानिंग कमीशन, अब नीति आयोग का भी चेयरमैन वही होंगे, आपको प्राइम मिनिस्टर ही होता है। अथॉरिटी फॉर क्रिएशन ऑफ द प्लानिंग कमीशन वाज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और स्टैट्यूट, यानी लिखित में संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है
कि या उससे नहीं इंस्पायर किया है, इंस्पायर्ड है प्लानिंग कमीशन। इट इज एन आर्म ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये एक एक्सटेंडेड आर्म है सेंट्रल गवर्नमेंट का हेल्प करने के लिए, ना कि ये कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर के प्लानिंग कमीशन को अलग से बनाने की बात उठी थी। चलो फर्स्ट 5 ईयर प्लान देखते हैं। 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया। उसका फोकस बेसिकली किसमें था? डेवलपमेंट करने के लिए किस फील्ड में? एग्रीकल्चरल सेक्टर में। 2 सब्सिक्वेंट 5 ईयर प्लान आए, एक के बाद एक फॉर्मुलेट होते गई 1965 तक। लेकिन जब इंडो पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो वहां डिस्टरबेंस हुआ आपको 5 ईयर प्लान बनने में, जो कई कारणों से, ड्रॉट की वजह से, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, करेंसी का विमुद्रीकरण यानी उसका फिर से वैल्यू डिसाइड किया गया, फिर प्राइसेस के बढ़ना, इरोजन ऑफ रिसोर्सेज, बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से डिस्टर्ब हुआ। 3 एनुअल प्लान डिस्टर्ब होता है। फिर आपको आफ्टर 3 एनुअल प्लान्स बिटवीन 1966 एंड 69 यानी 66 से 69 आपको 65 से डिस्टर्बेंस शुरू होता है। द 4th 5 ईयर प्लान जो शुरू होता है 69 यानी थर्ड जो एनुअल प्लान है वो डिस्टर्ब हुआ, और फिर 4th 69 से 5 ईयर प्लान की शुरुआत की जाती है। चलिए फिर देखते हैं 8th 5 ईयर प्लान जो है कुड नॉट टेक ऑफ इन 1990। क्यों? क्योंकि 1990 में पॉलिटिकल सिचुएशन देश का बदल रहा था। कभी वीपी सिंह की सरकार, तो कभी चंद्रशेखर जी उधर पीछे, तो कभी मतलब पॉलिटिकल सिनारी लगातार बदल रहा था। तो 5 ईयर प्लानिंग बन नहीं, एक स्टेबल सरकार होगी तब तो 5 ईयर प्लान चले। तो वहां पे चूंकि बार बार सरकारें चेंज हो रही हैं, इस कारण से प्लान नहीं बन पा रहा था। एंड द ईयर्स 1990-91 और 91-92 वे ट्रीटेड एज सिर्फ एनुअल प्लान। वहां 5 ईयर प्लान नहीं बोला गया, उसको मात्र एनुअल प्लान बोला गया। क्यों? 1 साल के लिए, क्योंकि वहां पे कोई सरकार टिके ना। फिर धीरे धीरे जब सरकार टिकी तब अलग बात हुआ, जब नरसिम्हा जी आए। तो 8th प्लान वाज फाइनली लॉन्च इन 1992। फाइनली 8th प्लान को लॉन्च किया गया 1992 से, और वो सिर्फ और सिर्फ उस समय भी उसको रखा गया स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसी, यानी जो पहले से पॉलिसी बनी हुई थी उसी को ठीक तरह से उसको चलाने के लिए स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट उसका किया गया, जो पहले अगली चलते आ रही थी पॉलिसी। ठीक है, जैसे एलपीजी पॉलिसी मैंने बताया था आपको, पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो नरसिम्हा राव जी का सरकार में लाया गया था इकोनॉमी को बूम करने के लिए। फिर आइए, फॉर द फर्स्ट 8 प्लान्स द एम्फसाइज वाज ऑन ग्रोइंग पब्लिक सेक्टर। यानी पहले जो 8 प्लान थे, 5 वर्षीय 5 ईयर प्लान थे, उसका मोटिव था कि पब्लिक सेक्टर को मैसिव इन्वेस्टमेंट दिया जाए और उससे जो बेसिक और हेवी इंडस्ट्री है वो ठीक हो सके। ठीक है, यानी पब्लिक सेक्टर को बढ़ाने के लिए पहले 8 प्लान को चलाया गया। बट सिंस द लॉन्च ऑफ 9th प्लान 1997 में एम्फसाइज किया गया ऑन द पब्लिक सेक्टर हैज बिकम लेस प्रोनाउंस्ड एंड द करंट थिंकिंग ऑन प्लानिंग इन द कंट्री इन जनरल दैट इट शुड इंक्रीजिंगली बी ऑन द इंडिकेटिव नेचर। यानी इन्हें पब्लिक सेक्टर को तो लेकर के चलना है, साथ में और भी सेक्टर है उनको भी हमें आगे बढ़ाना है, और भी फंड्स को अलग अलग एरियाज में लोकेट करना है। हमें सिर्फ यही नहीं है किसी पब्लिक सेक्टर को ही, हो सकता है कोऑपरेटिव सेक्टर है उनको भी आगे बढ़ाना है। तो इसी तरह से प्लान में सबको शामिल करने की बात हुई। 9th प्लान से 8 प्लान तक तो चलो पब्लिक सेक्टर ही को आगे लेकर चलना था। 2014 में नरेंद्र मोदी की जब गवर्नमेंट आई, डिसाइडेड टू विंड डाउन द प्लानिंग कमीशन। उन्होंने वाइंड डाउन कर दिया, यानी बंद किया प्लानिंग कमीशन को, और उसकी जगह नीति आयोग को लाए ताकि बेटर रिप्रेजेंट हो सके अभी की जरूरतों के लिए, प्रेजेंट नीड्स एंड एस्पायरेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, यानी वर्तमान में जो जरूरतें हैं उनके लिए, और जो लोगों की, जो पीपल ऑफ इंडिया की जो एस्पायरेशन है यानी जो चाह है उसके अकॉर्डिंग टू काम हो सके, इसीलिए उन्होंने शट डाउन किया प्लानिंग कमीशन को और नीति आयोग को इंस्पायर किया। क्या डिफरेंस है दोनों में वो भी अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए, ऑर्गेनाइजेशन क्या है प्लानिंग कमीशन का वो देख लेते हैं। उस समय क्या था, कंपोजिशन क्या क्या था, अंडरवेंट कंसिडरेबल चेंजेस। प्राइम मिनिस्टर इसका हेड होता है, ठीक है, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, वो तो समझ आता है। फिर कम्युनिटी नॉमिनेट करती है एक डेप्यूटी चेयरमैन को, उसका रैंक एक फुल कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर ही होगा। फिर उसके बाद कैबिनेटर विद सर्टेन इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो, जैसे कि आप फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, जैसे अन्य मिनिस्टर्स हो सकते हैं,
while the full-time members were expert in various fields, economic industry, economy, इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्री, साइंस और ग्रेड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हो सकते हैं। ये बेसिकली ये प्लानिंग कमीशन में होते थे। ठीक, प्लानिंग कमीशन में एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ कमीशन इंक्लूडेड, और भी मतलब उसी में ही है फाइनेंस मिनिस्टर, एग्रीकल्चरल मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, केमिकल फर्टिलाइजर, है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लॉ मिनिस्टर, ह्यूमन रिसोर्स, एचआरडी मिनिस्टर, मिनिस्टर स्टेट फॉर प्लानिंग, ये सारे मिनिस्टर भी आपको प्लानिंग कमीशन में होते थे। कमीशन वर्क थ्रू इट्स वेरियस डिवीजन, वो दो तरह की होती थी, जनरल प्लानिंग डिवीजन और प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। इन दोनों का काम अलग अलग होता था। वो जनरल प्लानिंग के लिए, ये प्रोग्राम से रिलेटेड अलग होता था। फिर ये मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपर्ट इन द कमीशन वेयर इकोनॉमिस्ट होते, या मेकिंग द कमीशन द बिगेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक सर्विस। यानी देखिए, तो बेसिकली प्लानिंग कमीशन का हेड जो है, वो चेयरमैन जो है, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो है, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही होता है। ठीक है, तो ये इतने लोग होते थे। इनका काम क्या होता था कि जो पूरे देश भर के लिए, ठीक है, हर स्टेट यूनियन टेरिटरी के लिए प्लान तौर पर उनकी सहयोगिता लेकर के, उनकी सहभागिता लेकर के हम उनको आगे बढ़ाएं, देश को भी और साथ में राज्यों को भी। ये होता था प्लानिंग कमीशन का काम। अभी आगे भी देखेंगे। फंक्शन देख लीजिए, फंक्शन क्या क्या था प्लानिंग कमीशन का। पहला, टू मेक एन असेसमेंट इन द मटेरियल, यानी वस्तुओं में, कैपिटल यानी मुद्रा, ह्यूमन रिसोर्स ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग टेक्निकल पर्सन, इन्वेस्टिगेट द पॉसिबिलिटी ऑफ अग्यूमेंटेटिंग दोज आर रिलेटेड रिसोर्स व्हिच आर फाउंड टू बी डेफिशिएंट इन द रिलेशन टू द नेशन रिक्वायरमेंट। यानी जो भी जरूरत है, टेक्निकल पर्सनल की जरूरत है, या आपको ह्यूमन रिसोर्स को और कैसे बेहतर किया जा सके, कैपिटल और मटेरियलिस्टिक कैसे और किया जा सके, पॉसिबिलिटी और बढ़ाई कैसे जा सके, इससे जुड़े हुई चीजें नेशन के रिक्वायरमेंट के अनुसार बढ़ाई जा सके। एक ऐसा प्लान बनाया जाए जो बहुत प्रभावी हो, मोस्ट इफेक्टिव हो, बैलेंस्ड यूटिलाइजेशन किया जा सके कंट्री के रिसोर्स के लिए, क्योंकि एक कंट्री का जो रिसोर्स है मुफ्त का तो है नहीं, उसका सर्वेइंग, मैपिंग और एलोकेशन क्या किस तरह का है वो करके फिर उसको प्लान्ड वे में हमको लेके चलना है। फिर डिफाइन करना स्टेजेस, क्या ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, किस स्टेज पे क्या जरूरत है उसको पहचान करने की जरूरत है। इन विच द प्लान शुड बी कैरिड आउट एंड प्रपोज द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्लान के अकॉर्डिंग टू एलोकेट किया जाए रिसोर्सेज को फॉर द ड्यू कंप्लीशन ऑफ ईच स्टेज, यानी किसमें कितना जरूरत है। ठीक है ना। अब मान लीजिए सड़क बनना है, ठीक, तो बॉर्डर पे भी सड़क बनना है, एनएच पे भी सड़क बनना है, कहाँ की कितनी जरूरत है वहां पर उतना रिसोर्स प्रोवाइड कराया जाए। ये एक छोटा सा उदाहरण है, उदाहरण तो बहुत सारा हो सकता है। टू इंडिकेट द फैक्टर दैट टेंड टू रिटार्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऐसे जो भी फैक्टर है जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रोक सकते हैं, उनको ऑब्जेक्शंस को हटाना है। टू डिटरमाइन द कंडीशंस which need to be established for the successful execution of the plan within the incumbent socio-political situation of the country, यानी आपको सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो सके प्लान, जो इनकम्बेंट यानी जो वर्तमान में जो जहां जिस पद पर जैसे बैठा है उन सबको साथ लेकर चलते हुए प्लान को सक्सेसफुली कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, प्लानिंग कमीशन का ये काम है। फिर डिटरमाइन द नेचर ऑफ द मशीनरी रिक्वायर्ड, यानी मशीनरी किस तरह से, जो मशीनरी जिस प्लान के लिए जरूरत है ना, सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन के लिए हर एक स्टेज पर वो दिया जाए। मशीनरी का मतलब हो सकता है मटेरियलिस्टिक भी, नॉन मटेरियलिस्टिक भी हो सकता है। अगर लोगों की जरूरत है तो लोग प्रोवाइड करिए, पैसे की जरूरत है पैसे प्रोवाइड करिए, मशीन की जरूरत है हर तरह से मदद करें। टू अप्रेज फ्रॉम टाइम टू टाइम द प्रोग्रेस अचीव्ड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ ईच स्टेज of the plan and also recommend the adjustment of policy and measure which are deemed important vis-a-vis a successful implementation of the plan, यानी टाइम टू टाइम अप्रेज करते रहे प्रोग्रेस अचीव्ड इन द एग्जीक्यूशन, जो भी प्लान को एग्जीक्यूट किया गया है उसके प्रोग्रेस के बारे में जानकारी देते रहे, लेते भी रहे, और साथ में जो रिकमेंड द एडजस्टमेंट ऑफ पॉलिसी, यानी सुझाव समय समय पर पॉलिसी से संबंधित देते रहे प्लानिंग कमीशन, ताकि सही समय पर आपको प्लान को अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया जा सके। टू मेक नेसेसरी रिकमेंडेशन, सुझाव समय समय पर रिगार्डिंग दोज थिंग्स व्हिच आर डीम्ड नेसेसरी फॉर फैसिलिटेटिंग, उन चीजों के लिए वो सुझाव देते रहे जो कि फैसिलिटेट करे एग्जीक्यूशन ऑफ दीज फंक्शन। सच रिकमेंडेशन कैन बी रिलेटेड टू प्रिवेलिंग इकोनॉमिक कंडीशन,
current policy measure of development programs, they can even be given out in response to some specific problem referred to the commission by the central or the state government. यानी हर तरह से फैसिलिटेट कराए जो भी नेसेसरी इन्वायरमेंट है, नेसेसरी परमिशंस है, नेसेसरी एनओसी है, नो ऑब्जेक्शन है, ठीक है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट का सहायता लेते हुए यूनियन टेरिटरी को जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पीपल हैं उनसे उनको साथ मिला के चलते हुए मतलब प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए ये उनके फंक्शंस थे प्लानिंग कमीशन वालों का। इसे पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आइए, देखिए नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसको मैंने बताया, ये सर्व करता है एपेक्स पब्लिक पॉलिसी, यानी सबसे हाईएस्ट पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है गवर्नमेंट का, ठीक है ना, थिंक टैंक जो कि पॉलिसी बनाने की में आपकी मदद करता है। टास्क क्या है? कैटलाइजिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड फॉस्टरिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब सहभागिता, सबका, प्राइवेट भी पब्लिक भी, दोनों मिला करके लोगों का, सरकार के भी लोग, आम जन भी, सब लोग, नेता से लेकर के आम जनता, सब लोग मिला करके एक पॉलिसी को फॉर्म करके आगे चलने की बात करता है। साथ में फेडरलिज्म जब बोलता है तो स्टेट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी स्टेट, सेंट्रल, लोकल, सबको साथ लेकर के पॉलिसी को बनाने की बात की जाती है। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया इन द इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस यूजिंग ए बॉटम अप अप्रोच, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को अप्रोच करती है, सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को, ताकि उनको पॉलिसी बनाते समय वो अपने इनपुट्स दें, अपने बारे में आइडियाज दें, पॉलिसी और कैसे बेहतर कर सकते हैं उसके बारे में, क्योंकि नीति आयोग अब ये काम करती है। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2015, सबको पता है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए, जिसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, एनडीए की सरकार में 2015 में आपको नीति आयोग बनाया गया था, रिप्लेस किया गया प्लानिंग कमीशन को। नीति आयोग के काउंसिल में कौन कौन होता है? सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर, ठीक है ना, अलॉन्ग विद द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली और पुडुचेरी के भी होंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटीज, जम्मू कश्मीर के भी होंगे, लोग मेंबर होंगे, लद्दाख रीजन के भी होंगे, आप ध्यान रखिएगा। वाइस चेयरमैन नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, वो होंगे, मौजूद होंगे इस काउंसिल में। इन एडिशन टेम्पोररी मेंबर्स सेलेक्ट किए जाएंगे, किससे? लीडिंग यूनिवर्सिटी से लोग, ताकि वो एक्सपर्ट्स होते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूशन से, क्योंकि वो पॉलिसी बनाने के लिए इकोनॉमिक हो सकता है, अलग अलग फील्ड का हो सकता है, पॉलिसी डेवलपमेंट के लिए हो सकता है, तो वो एक्सपर्ट होंगे उस फील्ड के, तो वो जरूरी होंगे। दीज मेंबर इंक्लूड ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, 4 एक्स ऑफिशियल मेंबर और 2 पार्ट टाइम मेंबर, मतलब इसमें ये इतने काउंसिल में मेंबर होंगे। 1 जनवरी 2015 एक कैबिनेट रेजोल्यूशन पास किया गया, ये जिसके तहत प्लानिंग कमीशन को हटा करके नीति आयोग लाया गया। देखिएगा, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ नीति आयोग ऑन 1 जनवरी 2015। फर्स्ट मीटिंग नीति आयोग का नरेंद्र मोदी जी ने बुलाया 8 फरवरी 2015 को नीति आयोग का है। अच्छा, मेंबर कौन कौन होगा नीति आयोग में, इसको भी देख लेते हैं भाई। नीति आयोग का एक गवर्निंग काउंसिल होता है नीति आयोग में, जिसमें सारे स्टेट के यूनियन टेरिटरीज के चीफ मिनिस्टर हेड होंगे, साथ में लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे यूनियन टेरिटरीज के, दिल्ली और पुडुचेरी के नहीं, वहां के चीफ मिनिस्टर होते हैं, वो भी होंगे शामिल। हालांकि रीजनल काउंसिल कंपोज, देखिए गवर्निंग काउंसिल है, रीजनल काउंसिल कंपोज चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी in the region to address a specific issue and contingency impacting more than one state or a region। यानी सीधा बात है, इसमें सारे चीफ मिनिस्टर, यूनियन टेरिटरीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, ये सब लोग मौजूद होंगे, ताकि फॉर्म किया जा सके एक बेहतर पॉलिसी को। फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क कंपोज्ड, एक वाइस चेयरपर्सन होंगे, 4 फुल टाइम मेंबर होंगे, 2 पार्ट टाइम मेंबर होंगे, लीडिंग यूनिवर्सिटी से भी कुछ लोग होंगे, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से भी कुछ लोग होंगे, और अदर रिलेवेंट इंस्टीट्यूशन, अगर जरूरत लगेगा कि साइंस से जुड़े हुए कोई लोग होंगे, टेक्निकल फील्ड से जुड़े होंगे लोग, जरूरत होगा तो उनको भी रख सकते हैं, ठीक है। 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, यानी 4 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर केंद्रीय मंत्री होंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर होगा, जो विद द रैंक ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सचिव का
रैंक के बराबर एक चीफ एग्जीक्यूटिव होगा काउंसिल में, जो एडमिनिस्ट्रेशन और सेक्रेटेरिएट को संभालेगा। ठीक है ना। आगे आइए, एक्सपर्ट्स एंड स्पेशलिस्ट इन वेरियस फील्ड्स, यानी कि इस आयोग में एक्सपर्ट भी मौजूद होंगे और स्पेशलिस्ट भी मौजूद होंगे। प्राइम मिनिस्टर एज द चेयरपर्सन, प्रेजेंटली नीति आयोग में कौन कौन है, ये सारे लोग हैं, आप देख सकते हैं। चेयरपर्सन जो होंगे राजीव कुमार, जो सेकंड हेड है। फिर मेंबर कौन कौन है, अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री है से लेकर के, स्पेशल इन्वाइटीज कौन है, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल रेलवे मिनिस्टर से लेकर के। फिर उसके बाद फुल टाइम मेंबर्स ये लोग हैं, डीआरडीओ चीफ वीके सारस्वत हैं, वीके पॉल हेल्थ एक्सपर्ट। इस तरह से गवर्निंग काउंसिल जो है उसमें अलग है। ये है आपको चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, पुडुचेरी और दिल्ली और पुडुचेरी के चीफ मिनिस्टर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, अंडमान निकोबार और स्पेशल इन्वाइटीज होंगे। गवर्निंग काउंसिल वो अलग है। तो ये आप समझ लीजिए नीति आयोग में मोटा मोटी ये सारे लोग शामिल होते हैं। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन को ही दूसरा फ्लेवर दिया गया है नीति आयोग। चलिए आगे देखते हैं, अब दोनों के डिफरेंसेस को समझते हैं, क्यों बदला गया प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग। चलो, डिफरेंस बिटवीन नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन। सबसे पहले देखो पावर कैपेसिटी, पावर किसके पास है। नीति आयोग देखो, नीति आयोग हैज नो सच पावर टू इंपोज पॉलिसीज ऑन स्टेट, नो सच पावर। नीति आयोग इज एन एडवाइजरी बॉडी। ठीक है, नीति आयोग के पास कोई ऐसी पावर नहीं है कि वो स्टेट पर अपनी पॉलिसी जबरदस्ती थोपे। ठीक है, ये सिर्फ एडवाइस, सलाह करती है। वही प्लानिंग कमीशन प्रीवियसली हैड द पावर टू इंपोज स्टेट पॉलिसी एंड प्रोजेक्ट अप्रूव्ड बाय द प्लानिंग कमीशन, यानी प्लानिंग कमीशन थोप सकती थी स्टेट पर जबरदस्ती पॉलिसी जो कि अप्रूव किया गया होगा प्लानिंग कमीशन के द्वारा। समझे। दूसरा मेंबर कौन होंगे नीति आयोग का, फुल टाइम मेंबर्स कुड बी फीवर देन द प्लानिंग कमीशन। फुल टाइम मेंबर तो हैं लेकिन कम संख्या होंगे प्लानिंग कमीशन के मुकाबले, जबकि लास्ट कमीशन हैड 8 फुल टाइम मेंबर्स, यानी यहां पर तो संख्या, सदस्यों की संख्या नीति आयोग से ज्यादा थी। ठीक, फिर अपॉइंट कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है सीईओ ऑफ नीति आयोग का। सेक्रेटरीज आर कॉल्ड सीईओ हियर, यानी नीति आयोग के जो सेक्रेटरीज होते हैं, सचिव रैंक, उनको सीईओ बोलते हैं। प्लानिंग कमीशन में प्लानिंग कमीशन सेक्रेटरी वेर अपॉइंटेड थ्रू द यूजुअल प्रोसेस, उसका प्रोसेस ही अलग था, उनके एडवाइस पर, तो वो उसका प्रोसेस अलग था। फाइनेंस, नीति आयोग नो पावर टू एलोकेट फंड, नीति आयोग के पास फंड को एलोकेट करने का कोई पावर नहीं है, सिर्फ पॉलिसी के लिए सलाह देने की बात है। पॉलिसी में कितना फंड लगेगा इस पर सलाह दे सकते हैं, वो तो मनी बिल और दूसरी संस्थाएं देखेगी। एलोकेशन ऑफ फंड वो नहीं करती, वो सिर्फ सलाह देती हैं कि फंड यहां लगेगा तो इतना लग सकता है, आप इतना लगे मान सकते हैं। प्लानिंग कमीशन के लिए हैड द पावर टू डिसाइड द एलोकेशन ऑफ गवर्नमेंट फंड्स फॉर वेरियस प्रोग्राम फॉर नेशनल एंड स्टेट लेवल, यानी प्लानिंग कमीशन फंड को भी एलोकेट कर सकती थी। ठीक है, नेशनल और स्टेट लेवल पर। तो भाई पहले वाले तो थोड़ा ज्यादा ही हैवी था, जबरदस्ती इसमें ज्यादा था पहले वाले में। रिलेशन विद स्टेट, नीति आयोग इन्वॉल्व्स ए पार्टनरशिप विद स्टेट गवर्नमेंट टू मेंटेन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इट फॉर्म्स ए प्लेटफॉर्म फॉर स्ट्रक्चर्ड एंड कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन विद स्टेट। नीति आयोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ाता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी सबको साथ लेकर के, हर एक लेवल को भी साथ लेकर के, हर लेवल की सरकार को साथ लेकर के हमें पॉलिसी को बनाना है। ठीक है ना, सेंटर और स्टेट का रिलेशन है। लेकिन प्लानिंग कमीशन वाज प्रीवियसली a federal government institution with no representation of state government, therefore there was no structural way for interaction with the state, यानी ये ज्यादा मोर ओवर क्या था, फेडरल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन था। फेडरल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का मतलब यहां होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही के पास लगभग सारे पावर्स थे, स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं था, ये जबरन उसमें थोपा जाता था। अब पार्टनरशिप करके चलते हैं नीति आयोग के तहत। सिमिलैरिटी और नीति आयोग का सिमिलैरिटी क्या है, समानता। मेन बोथ दिस बोर्ड ऑफ पीपल गैदर्स टू क्रिएट द डेवलपमेंट इनका असल गोल है। लाइक प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग इज ऑल्सो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है और वो कॉन्स्टिट्यूशन का अंग नहीं है, ये एक सिर्फ एक्सटेंडेड आर्म है सेंट्रल गवर्नमेंट का, विच इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर पार्लियामेंट टू पार्लियामेंट, यानी प्लानिंग कमीशन पार्लियामेंट के लिए ये नहीं थी आंसरेबल और ना ही नीति आयोग।
चलो फिर बोथ ऑफ दीज बोर्ड्स क्रिएट प्लान फॉर द लॉन्ग टर्म रेंजिंग फ्रॉम 5 to 7 years। यानी ये दोनों कमीशन जो थी एक है, ये 5 से 7 साल का प्लानिंग बनाती है। बोथ द बोर्ड्स गैदर एनुअली टू डिस्कस एंड फॉर्मुलेट द प्लान्स। ये एनुअली मीट करते हैं और प्लान्स को फॉर्मुलेट करते हैं, समझिएगा। आइए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखते हैं भैया। ये देश का कितना ग्रोथ है, कितना पढ़ाई से, एजुकेशन से रिलेटेड, लिटरेसी जिसको बोलते हैं, फिर उसके बाद आपका हेल्थ से रिलेटेड, अब मोर्टैलिटी से रिलेटेड इंडेक्स, आपका पर कैपिटा से रिलेटेड आपका इश्यूज है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिया के कंसर्न में देखिए, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करता है। 189 कंट्रीज का एनुअल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी होता है, ठीक है। इसमें जो कंसीडर किया जाता है वो हेल्थ, एजुकेशन और इनकम किसी कंट्री का, उसके आधार पर तैयार किया जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को तैयार किया जाता है समय समय पर। एचडीआई सबसे पहले आपको फर्स्ट पब्लिश हुई थी 1990 में। गोल क्या था कि मोर कॉम्प्रिहेंसिव मेजर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट देन प्योरली इकोनॉमिक मेजर सच एज जीडीपी, यानी एक बेहतर आपको तैयार किया जा सके, एक अनुमान तैयार किया जा सके कौन सी कंट्री कितना डेवलप कर रही है, और उसमें सबसे अच्छा तरीका था जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को लेकर के बात की जाती थी। जीडीपी मैंने बताया हुआ है, विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम, विद इन अ बाउंड्री, कंट्री कितना प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में गुड्स और सर्विसेज को जनरेट करती है, उन सब का टोटल है। यानी छोटे में कहे तो पूरा अर्थव्यवस्था। द इंडेक्स इनकॉर्पोरेट 3 डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, 3 डायमेंशन को पकड़ती है। कौन कौन सा? हेल्थ, जो उधर भी बात हुआ था, नॉलेज और डिसेंट लाइफ स्टैंडर्ड, यानी ये तीनों, यानी लिविंग स्टैंडर्ड, कितना परचेजिंग पावर है, कितना इनकम है आपका, उस आधार पर। आइए, द डेटा यूज्ड टू कैलकुलेट एसडीआई कम्स मोस्टली फ्रॉम, कहां से डेटा आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए, वो देखिए यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के डेटा को कलेक्ट करती है। जैसे यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को, फिर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर के डेटा, फिर वर्ल्ड बैंक के डेटा, आईएमएफ के डेटा, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ओईसीडी के डेटा, इस तरह के डेटा उसका इस्तेमाल करके आपको ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी किया जाता है किसी कंट्री का कि कितना डेवलपमेंट है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 189 कंट्रीज का हुआ और अनफॉर्चुनेटली इंडिया का 131 पोजीशन है, यानी अभी भी इंडिया को एजुकेशन के फील्ड में, हेल्थ के फील्ड में और इनकम के फील्ड में, तीनों में बहुत बहुत काम करना है। अच्छा, 131 पोजीशन है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने जो जारी किया था इंडेक्स, ठीक। अब देखिए इसी साउथ एशिया में बांग्लादेश और पाकिस्तान भी बहुत दूर नहीं है, बांग्लादेश 133 में है ना, और पाकिस्तान 154। चलिए ये लोग तो खड्डा देश है, ये लोग तो बेकार देश है, तो इन लोगों का तो होना ही है, लेकिन एटलीस्ट इंडिया इतना पीछे, इतना अच्छा जीडीपी होकर के, ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है। चलिए इसके अलावा हेल्थ मेजर्ड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, है ना, फीमेल्स इन इंडिया हैड अ वैल्यू ऑफ 71.0, एक मोटा मोटी बताया गया कि 71.0 ये फीमेल का एक्सपेक्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, मेल का 68.5 है, ठीक है। फिर फॉर एजुकेशन द इंडेक्स टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, आगे चलते हैं। एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग फॉर मेल्स इन इंडिया इज 11.7 ईयर्स, अभी भी बहुत काम करने की जरूरत है, और फीमेल्स में 12.6 ईयर्स, है ना, स्कूलिंग का बात कर रहा है, तो अभी भी बहुत काम करने की जरूरत है, बहुत बुरा स्थिति है। रिपोर्ट क्या कैलकुलेट करती है? जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स भी जनरेट हुआ है इंडिया के लिए, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, हमारे यहाँ कितना इक्वालिटी है, तो इस आधार पर हम देखते हैं जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स वैल्यू द कंट्री वाज 0.488 जो स्कोर है, इस हिसाब से ये 123rd प्लेस पर है 162 नेशन में से, यानी हमारे यहाँ इनइक्वालिटी इतना ज्यादा कि हम 162 में 123वें पोजीशन पे, क्या करेगा अभी देश, बहुत अभी मेहनत करना है। HDI measures the average achievements in the country in a country in 3 basic dimensions. HDI Human Development Index 3 चीजों को आधार बना करके कंट्री के डेवलपमेंट को दिखाती है ना।
जो क्या क्या है, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ जो बात हुई, फिर नॉलेज जो एजुकेशन से जुड़ा है, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी इनकम से जुड़ा हुआ है, इन तीनों को आधार बनाती है। The United Nations Development Program UNDP introduced the HDI Human Development Index in its first Human Development Report. प्रिपेयर कौन किया था? महबूब उल हक 1990 में बांग्लादेश के थे। In the HDR 2015, India has been ranked 130 out of 188 countries in term of HDI। जरा सोचिए 2015 में हम लोग यहाँ पे थे, फिर 132 पे पहुंच गए, यानी 132, अभी 131 पे पहुंच गया, अभी जो पीछे आप लोगों ने देखा है ना। तो हम लोग अभी पोजीशन अच्छा नहीं है, हम लोग को तीनों फील्ड में बहुत सारे काम करने हैं। तो हाँ, हम लोगों ने देखा प्लानिंग कमीशन के बारे में, प्लानिंग कमीशन के बाद नीति आयोग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, फिर कुछ पार्ट हम लोगों ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी ह्यूमन डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन के जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करती है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, तो उसको हम लोगों ने देखा है ना, यूएनडीपी के द्वारा जो जारी किया जाता है। तो पूरे वीडियो को दोबारा से देखिए, जो जो पार्ट है वहां पॉज करिए, उसको दोबारा से जूम करके पढ़ना है या पॉज करके उसको पूरा पढ़िए, आपका यहां से पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। जो क्वेश्चन यहां से आता है वो मैं इसमें कवर कर चुका हूं। जो भी पार्ट आपको लगता है कि आपको पूछना चाहिए, आप हमको कमेंट करके, आप हमको पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं वो क्वेश्चन को, ठीक है। इस पूरे वीडियो को देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मेहनत से बनाएंगे वीडियो है, इसको देख लीजिएगा एक बार, एक नजर में आपके सारे कंपटीशन क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और परचेजिंग पावर पैरिटी, मैक्रो इकोनॉमिक्स में खूब ये क्वेश्चन पूछता है परचेजिंग पावर पैरिटी से रिलेटेड, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर से माता पिता को खूब सेवा करिए, छोटे बच्चों से प्यार करिए, कभी सताइए नहीं, जानवरों को कभी नहीं सताइए, भारत माता से प्रेम करिए, और फिर मिलेंगे आप लोगों से। तब तक के लिए भारत माता की जय, जय हिंद। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय।